हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का मोल कंसेप्ट का लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाबू कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल तरीका होता है वो तरीका होता है रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। अगर हम लोग एक रिएक्शन ले लें अल्फा ए प्लस बीटा बी टेंड्स टू गामा सी प्लस डेल्टा डी, इस पार्ट को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, बोलेगा ए एंड बी जो है आपका रिएक्टेंट है और सी और डी आपका जो है वह प्रोडक्ट है। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका होता है रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। यहाँ पर ए और बी हम लोगों का रिएक्टेंट है, सी और डी हम लोगों का प्रोडक्ट है। ए का कोफिशिएंट है अल्फा, बी का कोफिशिएंट है बीटा, सी का कोफिशिएंट है गामा और डी का कोफिशिएंट है डेल्टा। इस कोफिशिएंट को हम लोग आइसोटोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आइसोटोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल भी कहा जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो ए का मोल है अल्फा, बी का मोल है बीटा, सी का मोल है गामा, डी का मोल है डेल्टा। तो आप कह सकते हो अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बीटा मोल ऑफ बी टू गिव गामा मोल ऑफ सी एंड डेल्टा मोल ऑफ डी। और इस कोफिशिएंट को आइसोटोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस कोफिशिएंट को मोल भी कहा जाता है। जैसे कि अगर रिएक्शन हम लोग ले लें सपोज कीजिए, अगर एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं मीथेन का कंबसन करा दिया जाए। कंबसन का मतलब जलना, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। अब मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि केवल इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन आप ऑर्गेनिक में पढ़े, जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको। जब इसका हम कंबसन करवाएंगे, ध्यान देना छोटे, जब भी आप हाइड्रोकार्बन का कंबसन करवाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। क्लियर दैट? बैलेंस हो गया रिएक्शन। यहाँ नहीं पूछता कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इधर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं पूछता 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। तो आपसे कहेगा कि भाई यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, बोलिएगा मीथेन और ऑक्सीजन जो है वो आपका रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वह प्रोडक्ट है। यहाँ पर मीथेन का कोफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 है और वाटर का कोफिशिएंट 2 है। इस कोफिशिएंट को हम लोग आइसोटोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। बाबू इसे मोल भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मीथेन का मोल 1 है, ऑक्सीजन का मोल 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल 1 है और वाटर का मोल 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो बाबू इससे यह पता चला कि किसी भी कंपाउंड का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम मोल कहेंगे। क्लियर राइट? नोटेड? इससे यह निष्कर्ष निकला, किसी भी कंपाउंड का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। क्लियर राइट? आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कंपाउंड लिया। अब आपको बताना है ये कंपाउंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना कोफिशिएंट है, नहीं कुछ तो 1 कोफिशिएंट है। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है।
बाबू मॉलिक्यूल के लिए कोफिशिएंट को पकड़ना है, क्लियर है? मॉलिक्यूल के लिए किसको पकड़ना है? कोफिशिएंट को। यहाँ कितना कोफिशिएंट है? 1। मॉलिक्यूल कितना? 1। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट के लिए छोटे सिंबल को पकड़ना। यहाँ कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O। कार्बन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। एटम कितने हैं? 3 एटम है, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, क्लियर है? तो आपसे पूछेगा यहां पे CO2 का मोल कितना है? बोलिएगा 1। मोल ऑफ CO2 पूछेगा तो बोलेंगे 1। आपसे पूछेगा CO2 में कार्बन का कितना मोल है? कार्बन क्या हुआ? 1, तो 1 मोल। तो मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2 बराबर 1। आपसे पूछेगा CO2 में ऑक्सीजन का कितना मोल है? कितना आइटम है? 2, तो 2 मोल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 बराबर 2। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोटेड। कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट 1 है, तो मॉलिक्यूल 1 जो कोफिशिएंट होता है उसे मोल कहते हैं। मोल कितना है? 1 मोल है CO2। अब बताओ CO2 में कार्बन कितना दिख रहा है? 1। तो मोल कितना कार्बन का CO2 में? 1 मोल। अब यहां पे CO2 में ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना? 2। अब देखो, अब पूछेगा आपसे कि बताओ कि CO2 में कार्बन का कितना एटम है? 1 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। इसका मतलब जितना एटम उतना मोल। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। जितना एटम उतना मोल। अब बताओ, अगर यहां पे हम 2 ले लें कोफिशिएंट, कौन सा कंपाउंड है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कोफिशिएंट है? 2। तो मॉलिक्यूल कितना? 2। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। अब पूछेगा मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। अब बताओ, यहां पे छोटा जब 1 मोल CO2 था तो कार्बन का 1 एटम था, और 2 मोल आ गया तो 1 गुने 2 कर देना बराबर 2। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 जो है कोफिशिएंट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा छोटे। ऐसे CO2 था तो कार्बन का 1 मोल था, 2 कोफिशिएंट है तो 2, ये भी तो मोल हो गया, तो 2 गुने 1 बराबर 2। ऐसे CO2 है होगा तो ऑक्सीजन का कितना मोल है? 2। 2 कोफिशिएंट है, 2 × 2 बराबर 4। अब ऐसे पकड़ो, इसमें कार्बन का कितना एटम है? 2 एटम है। इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 दूनी 4 एटम है। क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक और ले लेते हैं। H2SO4 ले लिए, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब देखो यहां पे H2SO4 का कितना कोफिशिएंट है? 1 है। पहले बताओ ये कंपाउंड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कितना कोफिशिएंट है? 1। मॉलिक्यूल कितना? 1। तो मोल कितना? 1। जो कोफिशिएंट होता है उसे मोल कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम है। सल्फर का 1 एटम है। ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो हाइड्रोजन का कितना मोल है? 2 मोल है। जितना एटम उतना मोल। सल्फर का 1 मोल, ऑक्सीजन का 4 मोल। अब यहां पे 2 ले लिया जाए तो कितना मोल हो गया? 2 मोल। जब 1 मोल में इसका 2 एटम था तो 2 मोल, 2 दूनी 4, 1 × 2 बराबर 2, 4 × 2 बराबर 8। ऐसे देखो, हाइड्रोजन कितना एटम है? 4। सल्फर कितना एटम है? 2। ऑक्सीजन कितना एटम है? 8। तो जितना एटम उतना मोल। तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। समझ गए छोटू? मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। आइए हम लोग थ्योरी को देख लें। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड फॉर ए कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला AXBY। हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया जिसका जनरल फार्मूला AXBY है। हम लोगों ने लिखा फॉर ए कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला इक्वल टू द AXBY
ए का यहाँ पे एक्स है, बी वाई, तो मोल्स ऑफ एटम ए, अब बताओ ए कितना मोल है इसका, एक्स। यस, अभी हम लोगों ने देखा था H2SO4 था, तो हाइड्रोजन कितना मोल है, 2। द मोल्स ऑफ एटम ए इस कंपाउंड एक्स में कितना, एक्स, एक्स। मोल्स ऑफ एटम बी, बी कितना, वाई, तो वाई। जैसे हम देखा था ना, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4। अब बताओ अगर ये कोएफिशिएंट 1 था तब ना, 2 था तो 2 गुने 2 करते थे, यानी कि H2SO4 का जो मोल है 2 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 मोल है, 2 दूनी 4 होता था मोल। यहाँ पर सल्फर का 1 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मोल है, 2 गुने 1 बराबर 2। ऑक्सीजन का 4 मोल है, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल है, 4 दूनी 8। तो उसी प्रकार पहले ए, अब यहाँ पे देखना AX BY में ए कितना है, एक्स। अब AX BY अगर दी 1 है तो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स, अगर यहाँ 2 रहता 2x। सपोज करो यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स, सही है। लेकिन यहाँ पर 2 रहता छोटे तब 2x कहते। यस, इसका मतलब होगा x इंटू जो AX BY का मूल होगा, यानी जो AX BY का कोएफिशिएंट होगा वो बीच में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी बेसिस पे हम लोगों ने कहा x इंटू मोल्स ऑफ AX BY। अगर 1 है यहाँ तो 1 इंटू एक्स बराबर एक्स, 2 रहता 2x, 3 रहता 3x। उसी प्रकार B का मोल्स ऑफ एटम B बराबर y इंटू, अगर यहाँ 1 है तो 1 इंटू y बराबर y, लेकिन 2 रहता 2y, 3 रहता यहाँ पे तो 3y हो जाता। जो इसका मोल होगा AX BY का और B के मोल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, 3y। क्लियर है, तो इनटू मोल्स ऑफ AX BY। इसलिए मोल्स ऑफ एटम A बाय मोल्स ऑफ एटम B बराबर x, x इंटू मोल्स ऑफ AX BY बाय, ऐसे होता है ना, बाय y इंटू मोल्स ऑफ AX BY। तो मोल्स ऑफ AX BY कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, x बटे y बचेगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं जैसे x बटे y क्यों बचे, क्यों, मोल्स ऑफ AX BY मोल्स ऑफ x BY, अगर ये बराबर कैंसिल हो जाए कट जाएगा ना, तो बचेगा मोल्स ऑफ एटम A बाय मोल्स ऑफ एटम B बराबर x बाय y। तो y इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इंटू मोल्स ऑफ एटम A, y इंटू मोल्स ऑफ एटम A क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर x इंटू मोल्स ऑफ एटम B क्रॉस मल्टीप्लाई। लिख सकते हैं कि नहीं, यस। तो हम लोगों ने ये समझा कि जितना एटम उतना मोल। जब इस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको क्या कीजिए, छोटे लिखिए, फिर हम लोग इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिए जैसे, आइए छोटे के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसा कि भी हम लोगों ने देखा था कि जितना एटम उतना मोल, उसी को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख रहे। देखिएगा, फॉर प्रोपेन, मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन तो आप जानते हैं मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको, C3H8 फार्मूला होगा। अब बताओ छोटे, इसमें कार्बन का कितना एटम है, 3 एटम है। तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम, प्रोपेन में मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3 लिख दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 8 लिख दो, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको HBY में। प्रोपेन में छोटे कार्बन का कितना एटम है, 3, तो कार्बन कितना मोल है, 3 मोल। हाइड्रोजन कितना एटम है, 8, हाइड्रोजन का कितना मोल है, 8 मोल। तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी बाद में बात करेंगे, पहले मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 8। अब बताओ, अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तब तो 3 का दी, अगर दी कोएफिशिएंट यहाँ 2 रहता, 2 इंटू 3 हो जाता 6, 2 इंटू 8 16 हो जाता। अगर दी कोएफिशिएंट यहाँ 3 रहता, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24। तो जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस कोएफिशिएंट को मोल कहा जाता है, यानी कि इसका मोल जो होगा इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी मोल्स ऑफ कार्बन एटम इसमें पूछा जाएगा तो 3 इंटू मोल्स ऑफ C3H8, कोएफिशिएंट को मोल कहते हैं, जो कोएफिशिएंट उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोल्स ऑफ इतना।
जब भी आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो 8 इंटू जो इसका कोफिशिएंट रहेगा उसको मोल कहते हैं, मोल्स ऑफ C3H8, तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको जब हम लोग बाय करेंगे तो मोल्स ऑफ C3H8 मोल्स ऑफ C3H8 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 बचेगा। तो कह सकते हैं 8 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन एटम बाय 8 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू द 3 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिख सकते हैं कि नहीं? यस, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखो छोटे, इसको एक और तरीका है प्रूव करने का भी, देखिए। सिंपल समझिए, 8 इंटू मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितना मोल है? 3 है, तो 8 इंटू 3 24 इधर आ गया। 3 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितना मोल है? 8 मोल है, तो 3 इंटू 8 24 आ गया, बराबर है कि नहीं? यस, समझ गए? इसको लिख लीजिए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर दैट? चलिए छोटे, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक था हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, उसी पे क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन है छोटे, सैंपल ऑफ NH4 contains 6 moles of hydrogen atoms। ये सैंपल में 6 मोल हाइड्रोजन एटम का है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दी सैंपल, हम लोगों को ये सैंपल में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे देखा जाए कि कैसे बनेगा, देखो सीखो छोटू। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, FR4 NH4 PO4। कौन कौन एटम का बात किया गया है? बात किया गया है हम लोगों के पास हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का, हम भी उसी की बात करेंगे। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बताइए इसमें, क्योंकि यहां पे बात हो रही है सैंपल ऑफ NH4 कंटेन्स 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दी सैंपल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की बात है, तो हम लोग लिया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी फार्मूला भी पढ़े थे हम लोग AXBY के लिए। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना है? 4 है, और हाइड्रोजन एटम कितना है? 3 है, तो 4/3। क्लियर? सॉरी, ऑक्सीजन एटम 4 है, हाइड्रोजन जब 4 इंटू 3 कोफिशिएंट, यहां देखो, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान देना, मोल्स ऑक्सीजन एटम कितना है इसमें? 4। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 इंटू 3, यहां देखो 4 इंटू 3 12, तो 1/3। तो आप लिख सकते हो, इसलिए मोल्स ऑफ, हमको ऑक्सीजन एटम निकालना है, इक्वल टू द 1/3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मोल्स ऑक्सीजन एटम इक्वल टू द 1/3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो छोटे 1/3 इंटू हाइड्रोजन एटम का मोल कितना दिया है? 6, हो जाएगा हम लोगों का 2। ठीक है? चल, इसको आप लिख लिया जाए। पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका, मिटाएं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखा गया। चल,
सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेम टाइप का लिखिएगा, 4 MgHCO3 whole 2. A sample of MgHCO3 whole 2 contain 1.8 moles of oxygen atoms. The number of moles of carbon atom in the sample, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहां पे हम लोगों को कार्बन एटम का मोल फाइंड करना है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। सबसे पहले यहां पे मोल्स ऑफ कार्बन 2 × 1 बराबर 2 बाय ऑक्सीजन 3 × 2 6 1/3। देयरफॉर मुझे मोल्स ऑफ कार्बन निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1/3 इंटू ऑक्सीजन का एटम का मोल कितना, सैंपल में 1.8, तो आ जाएगा हम लोगों का 0.6। क्लियर दैट, लिख लो छोटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 whole 2 मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मोल दे दिया है, तो आइए हम लोग जानते हैं F4Mg3PO4 whole 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू द, अब बताओ छोटे इसमें ऑक्सीजन एटम में कितना मोल है, 4 × 2 यानी 8 इंटू, ध्यान दो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे ऑक्सीजन का कितना मोल है, 4 × 2 कर दो 8 हो गया। और अगर यहाँ पे Mg3PO4 1 है, तब अगर यहाँ कॉफिशिएंट 2 रहता तो 2 × 2 4, 4 × 4 16, यानी 2 ये जो कॉफिशिएंट है ये भी मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि जो Mg3PO4 whole 2 का मोल होगा उससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पढ़ाया था आपको। तो लिख सकते हो मोल्स ऑफ Mg3PO4 whole 2। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, इसलिए अगर ये आपसे पूछा जाए कि मोल्स ऑफ Mg3PO4 whole 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय 8। देखो इधर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू द 4 × 8 4 × 2 बराबर 8 इंटू इसका मोल टोटल का, तो मोल्स ऑफ Mg3PO4 whole 2, तो मोल्स ऑफ Mg3PO4 whole 2 बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय 8। क्लियर, आप देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम को कितना दिया, 0.6 बाय 8 कर दो तो आएगा छोटे 0.075। समझ गए, क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन लिख लो, आप लिखा गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था हम लोगों का।
लिखो जल्दी, लिखो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, मिटाते हैं इसको। For NH4 हॉल 2, जो थ्योरी पढ़ा उसको ध्यान देना, SO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इतना विल कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आ जाओ तो लिखोगे आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू द, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 करो 8। अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 है तब ना, 2 कोफिशिएंट रहता तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 16। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है मोल का लाता है, नहीं हाइड्रोजन का यहाँ पे मोल है 8, इसका मोल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तब ना, कोफिशिएंट 2 रहता मल्टीप्लाई हो जाता 8 इंटू, जब भी किसी एटम का मोल पूछे उसका मोल बटे सॉरी उसका मोल इंटू कंपाउंड का मोल कर देना है। 8 इंटू मोल्स ऑफ NH4 हॉल 2 SO4, इसलिए मोल्स ऑफ NH4 हॉल 2 SO4 इक्वल टू द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 8। ध्यान देना, किसी भी एटम का मोल पूछे, देखना हो कितना एटम है, इनटू मल्टीप्लाई कर देना उस कंपाउंड के मोल से, समझ गए, तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। so मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में दिया है 0.4 बाय 8 कर दो तो आपका आएगा 0.05। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आराम से बता देंगे आप। कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे कंपाउंड में पार्टिकुलर एटम का मोल पूछा जाएगा उसका मोल गुने कंपाउंड का मोल कर देना है। पार्टिकुलर एटम भी पूछा जाएगा तो वो एटम इनटू उसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए छोटू, क्लियर है? इसको लिख लिया जाए। अब छोटे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम एटम। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी ग्राम एटम की बात हो, ग्राम मॉलिक्यूल की बात हो और ग्राम आयन की बात हो तो समझना है नंबर ऑफ मोल्स। क्यों सर? सब क्लियर करेंगे अभी। यानी कि आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम आयन, केवल ग्राम नहीं, ग्राम के साथ एटम रहेगा, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल रहेगा और ग्राम के साथ आयन रहेगा। आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम एटम कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ग्राम एटम बराबर मोल, ग्राम मॉलिक्यूल बराबर मोल और ग्राम आयन बराबर मोल। किसी भी एलिमेंट के लिए जब हम एलिमेंट की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल, किसी भी कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल, किसी भी रेडिकल और आयन के लिए नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर नंबर ऑफ मोल। क्लियर दैट? चलो आइए हम समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। हम लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक है ग्राम एटम, केवल ग्राम नहीं, ग्राम के साथ एटम, शॉर्ट फॉर्म जीएम एटम। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम केवल नहीं बोलना है, इसको मैंने मार्क किया, ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम एटम, 1 एटम भी नहीं बोलना है, 1 ग्राम भी केवल नहीं बोलना है, 1 ग्राम एटम, यानी ग्राम एटम वर्ड साथ में रहेगा। जैसे कि ग्राम अकेले नहीं लिखना है, एटम भी अकेले नहीं लिखना है, कैसे लिखाएगा? ग्राम एटम एक साथ। 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्राम एटम की जगह 1 मोल लिख दें
ग्राम एटम की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल, 1 ग्राम एटम की जगह 1 मोल। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स। आप पढ़े हैं ना, एलिमेंट जो है एटम का कलेक्शन करता है, एक मोल में होता है 6.022 into 10 पावर 23। तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स। तो अगर भी हम लोग 1 मोल की जगह 1 ग्राम एटम लिखे हैं, तो 1 ग्राम एटम of an element means collection of 6.022 into 10 power 23 एटम। जिसका मतलब यह हुआ 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर, 2 ग्राम एटम 2 मोल के बराबर, 3 ग्राम एटम 3 मोल के बराबर। तो मैंने लिखा छोटो, therefore for an element, एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। जो ग्राम एटम होगा वो उसका मोल होगा। ग्राम एटम, व्हाट नोटेड। सो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम की बात करना, इन्हें कि 1 ग्राम की बात करना। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर। 5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम 5 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर। समझ गए। एक और लॉजिकल बात है, इसको देखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन अपना एटॉमिक मास के बराबर होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर होगा। ये कितना मोल है, 1 मोल है। कितने ग्राम एटम का, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटम साथ में 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ये कितना मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन। कितने ग्राम एटम के बराबर, 1 ग्राम एटम के बराबर। कितने ग्राम के बराबर, 12 ग्राम। नोटेड। जब ग्राम केवल 12 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम एटम तो मोल के बराबर। यानी ग्राम के साथ एटम है तो मोल के बराबर। केवल ग्राम पूछेगा तो एटॉमिक मास के बराबर 1 मोल कार्बन लगाए। जैसे कि मान लो 2 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम अपने एटॉमिक मास यानी 12 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 मोल मैग्नीशियम अपना एटॉमिक मास 24 ग्राम के बराबर होता है। 12 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 मोल मैग्नीशियम कितना होगा, तो 2 into 24 कर दो यानी 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आप देखो ये कितना मोल मैग्नीशियम का है, 2 मोल है। कितना ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम। यानी कि 2 मोल मैग्नीशियम 2 ग्राम एटम। ग्राम एटम वर्ड साथ में रहेगा, ग्राम के साथ एटम। और केवल ग्राम तो अपना एटॉमिक मास के बराबर 1 मोल, तो 2 मोल 2 into 24 करेंगे 48 ग्राम। तो क्या समझा, 1 ग्राम एटम कार्बन 1 मोल के बराबर, 5 ग्राम एटम कार्बन 5 मोल के बराबर। ग्राम एटम वर्ड साथ में, क्लियर है। तो कंक्लूजन यह निकला कि 10 ग्राम एटम अगर कैल्शियम है 10 मोल के बराबर, तो इसका क्लियर मीनिंग हुआ नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। समझ गए, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। ग्राम के साथ एटम बढ़ाना चाहिए। केवल ग्राम पूछेगा तो अपना एटॉमिक मास के बराबर कोई भी एलिमेंट होता है 1 मोल। 1 मोल कोई भी एलिमेंट अपना एटॉमिक मास के बराबर होता है ग्राम में। लेकिन जब ग्राम एटम कहेगा तो नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। अब बच्चे हमसे कहेंगे सर इस पे सवाल किस प्रकार का पूछा जाएगा, हमसे कुछ नहीं पूछेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो मोल निकालने आता है ना। पिछले लेक्चर में हमने नंबर ऑफ मोल्स पे बहुत सारा क्वेश्चन किया था, कैसे हम मोल कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड का, एलिमेंट का, सबका मोल कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तो जो आप मोल निकालने आपको फार्मूला आता है तो मोल बराबर ग्राम एटम होता है। बस सिंपल। किसी भी एलिमेंट का गिवन मास दे देगा, उसका एटॉमिक मास आप जानते हैं, मोल निकल जाएगा। क्योंकि मोल होता है गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास, या गिवन नंबर ऑफ एटम बटे एन एटम। तो एलिमेंट का अगर आप मोल निकाल दिए तो जो मोल होगा वो नंबर ऑफ ग्राम एटम होगा। सपोज करो एक एलिमेंट का मोल 5 आया, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर 5। एक एलिमेंट का मोल 10 आया, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर 10। जो मोल वो नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मोल पे पिछले लेक्चर ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। यानी मोल निकालने हम लोगों को आता है।
तो हम समझ सकते हैं हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम एटम भी निकालने आता है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल। किसी भी एलिमेंट का अगर यह मोल निकाल दिए तो वही आंसर होगा किसके लिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम के लिए। क्लियर है, समझ गए छोटो। आप इसको लिख लीजिए। आप छोटे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर मोल, उसी प्रकार किसी भी कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। क्यों, आइए दिखाते हैं आपको। ग्राम मॉलिक्यूल को शॉर्ट फॉर्म जीएम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान देना ग्राम के साथ मॉलिक्यूल रहना चाहिए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूल की जगह मोल रख दें, ध्यान देना ग्राम मॉलिक्यूल की जगह हमने क्या रख दिया, मोल। समझ में, ग्राम मॉलिक्यूल नहीं है, मोल है। तो 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। हम लोग पढ़े थे, यस हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 into 10 power 23। अब कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड मींस कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। समझ गए। तो इसका बेसिस पे, इस बेसिस पे हम लोग छोटू ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल। Therefore, for a compound, number of gram molecule equal to the number of mole, क्योंकि जो एक मोल का वैल्यू होता है वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल का भी वैल्यू होता है। हम लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा ग्राम मॉलिक्यूल साथ में रहेगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर। 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O के बराबर। सपोज करो 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ H2O के बराबर। हम लोग जानते हैं छोटे कि 1 मोल CO2 अपना मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम के बराबर होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था 1 मोल कंपाउंड अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, 1 मोल एलिमेंट अपना एटॉमिक मास के बराबर होता है, और 1 मोल रेडिकल अपना आयनिक मास के बराबर होता है। किसमें, ग्राम में। समझ गए छोटू। 1 मोल CO2 अपने मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम के बराबर। मॉलिक्यूलर मास निकालने आपको आता है, जितने एटम है सारे के एटॉमिक मास निकाल के जोड़ दो। मैंने सिखाया था आपको। जैसे CO2 है तो CO2 में देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग। कार्बन 1 है, एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2, एटॉमिक मास 16, तो 12 प्लस 32 बराबर 44 हो गया। समझ गए। और कितना मोल है, 1 मोल है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ध्यान दीजिएगा 1 मोल CO2 अपना मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम के बराबर, और 1 मोल CO2 1 ग्राम मॉलिक्यूल, केवल ग्राम तो 44 ग्राम के बराबर है। ग्राम मॉलिक्यूल आ गया तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल। ध्यान समझ के एक और सीख लो। अगर भी हम 1 मोल वाटर को ले लें तो 1 मोल वाटर अपना मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम के बराबर होता है। H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो हाइड्रोजन 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन 1 है, एटॉमिक मास 16, तो 16 और 2 18 आ गया, 18 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल वाटर अपना 18 ग्राम के बराबर है, जो उसके मॉलिक्यूलर वेट होता है। और कितना मोल है, 1, तो कितना ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब कहा जाए केवल ग्राम तो 18 ग्राम 1 मोल वाटर के बराबर होगा, और 1 मोल है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल,
इसका मतलब ये जब ग्राम मॉलिक्यूल होगा तो 1 मोल के बराबर, जितना मोल उतना ग्राम मॉलिक्यूल। और जब केवल ग्राम की बात 18 ग्राम के बराबर। सपोज तो यहाँ पे रहता 2 मोल ऑफ CO2, 2 into 44 88 ग्राम ऑफ CO2। कितना ग्राम मॉलिक्यूल? 2 ग्राम मॉलिक्यूल। सपोज यहाँ रहता 5 मोल्स ऑफ वाटर, 18 into 5 90 ग्राम ऑफ वाटर, कितना ग्राम मॉलिक्यूल? 5 ग्राम मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल। अब बच्चे हमसे कहेंगे सर इस पे क्वेश्चन किस प्रकार अब पूछा जाएगा, किस प्रकार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ से समझो। पिछले लेक्चर में हम लोग कंपाउंड का मोल निकालना सीखे थे। किसी भी कंपाउंड के लिए मोल की जब बात आएगी मास के रिस्पेक्ट में, गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अगर दी आपको मोल निकालने के लिए आता है कंपाउंड का, तो जो उसका मोल होगा वही उसका नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी होगा। पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, मोल निकाल देना। मोल निकालने आता है ना? यस। तो जो मोल का वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल के लिए। इसलिए मैंने कहा फॉर ए कंपाउंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल। क्लियर है छोटू? समझ गए आप? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक हम समझ सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग छोटे ग्राम आयन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडिकल जो है वह आयंस का कलेक्शन करता है। तो किसी भी रेडिकल के लिए नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? जरा ग्राम आयन शॉर्ट फॉर जीएम आयन। 1 ग्राम आयन, ग्राम के साथ आयन, केवल ग्राम नहीं, केवल आयन नहीं। 1 ग्राम आयन ऑफ ए रेडिकल मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 आयन्स। अगर हम ग्राम आयन की जगह मोल लिख दें, 1 ग्राम आयन की जगह हम लोग क्या रख दें? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ए रेडिकल मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 आयन्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडिकल जो है वो आयन्स का कलेक्शन करता है और 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 into 10 पावर 23। इसलिए हम लोग कहते हैं 1 मोल ऑफ ए रेडिकल मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 आयन्स। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम आयन बराबर 1 मोल। इस बेसिस पे हम लोगों ने कहा देयरफॉर फॉर ए रेडिकल नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस, प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। माइनस चार्ज कब आता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करे। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उतना माइनस। लॉस और गेन कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए करता है। स्टेबिलिटी अटेन का मतलब होता है कंप्लीट, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। डुप्लेट कंप्लीट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट करने के, कंप्लीट करने के बाद ही अपने आप को स्टेबल समझता है। और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जितने सारे एलिमेंट हैं डुप्लेट के साथ साथ ऑक्टेट को भी कंप्लीट करना पसंद करते हैं। किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो लॉस करता है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो गेन करता है। यानी 4 से कम की बात कहा जाए तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लॉस करेगा। 4 से ज्यादा की बात कहा जाए तो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन के लिए तो बेचारा कर रहा है। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो गेन करेगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा केवल तो लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। समझ गए? तो 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस, 1 ग्राम आयन 1 मोल ऑफ Na प्लस के बराबर। 2 ग्राम आयन, ग्राम आयन है ध्यान दीजिएगा, 2 ग्राम आयन ऑफ O2 माइनस, 2 मोल ऑफ O2 माइनस के बराबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ Na प्लस 23 ग्राम के बराबर होता है।
कोई भी आयन एक मोल अपना आयनिक मास के बराबर होगा और उस आयन का जो एटॉमिक मास होता है यहाँ पे वही उसका आयनिक मास भी होगा, क्योंकि मास रहा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लॉस और गेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए लॉस और गेन करने से केवल इलेक्ट्रॉन में ही अंतर आएगा, इसलिए मास में कोई अंतर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वही Na+ का आयनिक मास भी होगा। कितना मोल है? 1, तो 1 ग्राम आयन ऑफ Na+। जब केवल ग्राम की बात हुआ था तो 1 मोल Na+ 23 ग्राम के बराबर था, और जब ग्राम आयन की बात हुई, साथ में आयन, ग्राम आयन की बात हुई, तो जितना मोल उतना ग्राम आयन। समझ गए? सपोज करो यहाँ पे रहता 2 मोल ऑफ Na+, 1 मोल Na+ 23 ग्राम, 2 मोल 46 ग्राम। अब कितना मोल है? 2, तो 2 ग्राम आयन हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? क्लियर है? 2 मोल है तो 2 ग्राम आयन। केवल ग्राम है 2 मोल तो 46 ग्राम के बराबर, 2 मोल Na+ 46 ग्राम के बराबर। और जब ग्राम आयन पूछेगा तो जितना मोल उतना ग्राम आयन के बराबर। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 ग्राम आयन ऑफ Na+ 5 मोल ऑफ बराबर, 10 ग्राम आयन ऑफ Na+ 10 मोल के बराबर, 20 ग्राम आयन ऑफ O2 में 20 मोल के बराबर। समझ गए? क्लियर है? तो हम लोग ये समझ गए कि किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर नंबर ऑफ मोल, किसी भी कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल, और किसी भी रेडिकल के लिए नंबर ऑफ ग्राम आयन बराबर नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम आयन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बच्चे कहेंगे सर नंबर ऑफ ग्राम आयन से सवाल किस प्रकार का पूछा जाएगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडिकल के लिए नंबर ऑफ मोल्स होता है मास और क्वांटिटी रिस्पेक्ट में। गिवन मास ऑफ रेडिकल इन ग्राम बाय ग्राम आयनिक मास ऑफ रेडिकल, या गिवन नंबर ऑफ आयंस बाय Na आयंस। किसी भी रेडिकल का मोल निकालने आपको आता है कि नहीं? हम लोगों ने पढ़ा, अगर रेडिकल का मोल निकालना है गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम आयनिक मास के रिस्पेक्ट में, और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में गिवन नंबर ऑफ आयंस बाय Na आयंस, रेडिकल का मोल निकल जाएगा। आज जो किसी भी रेडिकल आयंस का, रेडिकल 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल उस रेडिकल को कहते हैं जिसमें प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल वह रेडिकल जिसमें माइनस चार्ज हो। प्लस चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहते हैं। क्लियर है? और जो रेडिकल के आयंस का जो मोल होगा वही उसका नंबर ऑफ ग्राम आयन कहलाएगा। आवश्यक सूचना आपके लिए यह है कि आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि 20 जुलाई से प्रॉपर वे में बैच स्टार्ट होगा, जिसमें कि 3 दिन वीक में फिजिकल केमिस्ट्री, 3 दिन वीक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 6 दिन आपका क्लास होगा, और संडे को बेसिक कंसेप्ट का क्लास होगा 20 जुलाई से, और केवल ऐप पे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। क्लियर दैट? समझ गए? और आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐप पे भी आप अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उस ऐप में एक ऑप्शन होगा चैट बॉक्स, उसमें आप अपने प्रॉब्लम को डालिए, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।